दो व्यवस्थाओं की लड़ाई है, एक श्रमण संस्कृति, एक ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति चाहती है, जो परंपरा है, संस्कृति है, वो ये चाहती है कि इस देश में सिर्फ हमारे लोग बैठ के खाएं, बाकी सारे लोग गुलाम रहें, हमारे लिए कमाएं, हमारे लिए खाएं, कि मैं सिर्फ आराम के साथ खाऊं। और दूसरी संस्कृति यानी श्रवण संस्कृति, श्रवण का मतलब होता है कामगार, कमाने वाला, कमा कर खाने वाला, कि कमागार जो संस्कृति है वो कमा के मुझे दे और सिर्फ मैं बैठ के खाऊं। लेकिन हमारे महापुरुष ये कहते हैं सब कमाएं, सब खाएं, कोई आराम से बैठ के ना खाए। जिसकी सत्ता होती है वो अपने बच्चों को ऐशो आराम कराने की सोचता है। श्रवण संस्कृति के लोग चाहते हैं कि इस देश में श्रवण संस्कृति लागू हो, सभी लोग कमाएं, खाएं, कोई किसी की लूट खसोट ना हो, बेईमानी ना हो। ब्राह्मणवादी जो परंपरा है, संस्कृति है, वो ये चाहती है कि इस देश में सिर्फ हमारे लोग बैठ के खाएं, बाकी सारे लोग गुलाम रहें, हमारे लिए कमाएं, हमारे लिए खाएं। ये इन दो की लड़ाई है। आज यहाँ दलित प्रेरणा स्थल पर हमारे बीच में है बहुजन गायक हैं शशि भूषण जी। शशि भूषण जी, SM न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक मकदम करता हूँ सभी दर्शकों को। जय भीम, जय भारत जी। आप यहाँ आज कांशीराम जी का जन्मदिन मनाने आए हैं, तो कांशीराम जी की जो विचारधारा थी वो क्या विचारधारा थी? देखिए, कांशीराम जी की विचारधारा एक शब्दों में कहें तो जो उन्होंने नारे दिए उन पर आधारित थी। जैसे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसकी हमारे जितने दोस्त हैं, साथी हैं, जितनी ज़मीन है, घर है, मकान है, जितने लोग हैं उसी हिसाब से बंटवारा हो, जितने लोग हैं। तो वो साहब यही चाहते थे कि देश में जिसकी जितनी संख्या है उतने हिसाब से ही उसे नेतृत्व मिले। वो तो नहीं मिल पा रहा है, शायद ऐसा लगता है कि फिर ये मतलब इसका क्या कारण मानते हैं कि जो उनकी विचारधारा थी वो भारत देश में वो कायम नहीं हो पा रही है? देखिए, भारत देश एक जातियों का देश है। हर आदमी, वो तो लिखा नहीं जाता, वरना हर आदमी यहाँ माथे पे लिख ले कि मैं फलां जाति से हूँ, उसका बस चले तो। इसलिए हर आदमी जाति पे गर्व करता है। अपनी जाति के व्यक्ति से ही चाहे कितना ही बुरा हो, वो उसी को राजा बनते देखना चाहता है, दूसरे को नहीं। दूसरा व्यक्ति कितना ही विद्वान हो वो उसे नहीं देख सकता, सिर्फ अपनी जाति के व्यक्ति को देखना चाहता है। इसलिए जातियों में बटा हुआ देश है और साहब ने इसे जातियों में बांधने की कोशिश की और वो कम से कम 90% सफल भी रहे। 100% इसलिए नहीं कह सकते कि उनके टाइम पे भी उनके विरोधी थे, कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग थे, लेकिन 90% लोगों को उन्होंने नेतृत्व के आधार पर, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर उन्होंने बहुजन समाज बना लिया था, स्थापित कर लिया था। लेकिन जातियों का देश है, फिर वहीं बिखर कर चले गए, उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली, जिसके कारण, क्योंकि आप देख सकते हैं हर व्यक्ति बिखरा हुआ है जाति में, तो इसलिए नहीं मिली। आज वही है समय। लेकिन साहब कांशीराम चाहते थे कि इस देश में बहुजनों का राज हो। उन्होंने खुद भी कहा था और साहब अक्सर कहते थे, और हम भी गीत के माध्यम से लोगों से कहते हैं कि अपना घर हो छान फूस का और की महल अटारी, महलों से अच्छी होती है कहती है दुनिया सारी। साहब कांशीराम कहते थे कि दूसरे के महल में झाड़ू लगाने से अच्छा है कि अपने छोटे से झोंपड़े में झाड़ू लगा लो। और दूसरा, फिर साहब कांशीराम ने इस देश में बहुजनों की सत्ता स्थापित करके उन लोगों के अंदर ये दिखा दिया, उन लोगों को बता दिया जो लोग कभी सत्ता के बारे में सोचते ही नहीं थे, जो सिर्फ भोजन के लिए और मजदूरी करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते थे। उन लोगों के अंदर ये एहसास जगाया कि हम भी इस देश के राजा बन सकते हैं और बना के दिखा दिया। और आपने ये कहा कि जो घास फूस का घर है वो अपना घर ठीक होता है, अपने घर में रहें, और आपने वो गीत के माध्यम से भी बताया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो कांशीराम जी ने जो ये विचारधारा दी, जो आपने कहा कि अपना जो घर ठीक होता है, लेकिन जो आज के समय में जो सत्ता स्थापित नहीं हो पा रही है, और कांशीराम जी ने किताब भी लिखी थी चमचागिरी, तो क्या जो चमचागिरी जो किताब लिखी और वही बहुजन समाज के जो नेता हैं या उस तरह के जो नेता आए, क्या वो उन्होंने चमचागिरी पढ़ी नहीं, या आज भी वो आप देख रहे हैं कि वो दूसरे के घरों की तरफ झांक रहे हैं या अपने घर की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं? देखिए, जो नेता आए
उन्होंने खूब भली भांति आए, चतुराई के साथ आए। हम ये नहीं कह सकते वो बदल गए, नहीं, वो मनसा ही वही लेकर आए थे कि मुझे सिर्फ मंत्री बनना है और अपना 1 कोठी 2 कोठी 1 मॉल 2 मॉल ये बना ले हैं। बाकी अपने सगे भाई का भी मुझे उद्धार नहीं करना है, अपने सगे भाई भतीजों की भी तरफ मुझे नहीं देखना है। और उन्होंने वही किया कि अपने सगे भाई भतीजे परिवार को भी नहीं देखा, बस खुद अपना पेट भरने में रहे, खुद अपना पेट भरने में रहे, जिसके कारण आज अंजाम ये है कि आप देख सकते हैं कि हम सत्ता से काफ़ी दूर चले गए हैं। हमें अच्छे नेता वो नहीं मिल पाए, हमें जितने भी नेता मिल पाए वो व्यापारी नेता मिल पाए। ये बात मैं यहाँ डंके की चोट पे कहूँगा, जितने भी हमें अभी तक नेता मिल पाए वो व्यापारी नेता मिल पाए। और व्यापारी नेता के साथ साथ व्यापारी भी होता है, वो हर चीज़ में व्यापार तलाश करता है, वो हर चीज़ में अपना मुनाफा ढूंढता है, वो हर चीज़ में अपना वो ढूंढता है कि मैं कैसे इसमें अपने व्यापार को चला सकता हूँ। इसलिए उन्होंने इस चीज़ में भी इस जो जनता को उद्धार के लिए ये संसद बनाई, उनके अच्छे नियमों के लिए जो पार्लियामेंट बनाई, वो वहाँ भी गए तो वहाँ भी उन्होंने व्यापार करने की कोशिश की और की, जिसके कारण आज बहुजन समाज के लोग सत्ता से काफ़ी दूर हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि नए युवा जो लोग आ रहे हैं वो इस भली भांति इस बात को समझेंगे, जानेंगे। इनमें से कुछ अच्छे नेता निकलेंगे जो व्यापार नहीं करेंगे, वे केवल लोगों के कल्याण के लिए बात करेंगे। तो हम फिर से बहुत जल्दी, मात्र 4 महीने 6 महीने साल 2 साल में ही फिर से हम वहीं पहुंच सकते हैं। सिर्फ हमें त्यागी और चरित्रवान नेता या अपने सामाजिक कार्यकर्ता की ज़रूरत है, जो त्यागी भी हो और चरित्रवान भी हो। जिस दिन हमें ये नेता मिलने शुरू हो जाएंगे, उस दिन हमें एक सूबा नहीं, एक प्रदेश नहीं, इस देश की गद्दी पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो आज यहाँ भारतीय संविधान 70 साल से ज़्यादा लागू हुए हो गए, लेकिन आपने एक जाति की बात की और यहाँ बताया आपने जाति माथे पे लिखी हुई है, तो संविधान जो है लेकिन जो सरकार यहाँ पे बन रही है, चल रही है इस समय पे, तो वो क्या चाहती है कि संवैधानिक रूप से काम हो या वो राम राज्य यहाँ पे स्थापित करना चाहती है? इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे महापुरुषों ने हमसे सिर्फ यही कहा, बुद्ध ने, कबीर ने, रैदास ने, फूले ने, बाबा साहेब ने, काशीराम जी ने हमसे कहा कि जो ये देश है और जो ये व्यवस्था है, इस देश में 2 व्यवस्थाओं की लड़ाई है, एक श्रमण संस्कृति, एक ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति चाहती है कि मैं सिर्फ आराम के साथ खाऊं, और दूसरी संस्कृति यानी श्रवण संस्कृति, श्रवण का मतलब होता है कामगार, कमाने वाला, कमा कर खाने वाला, कि कमागार जो संस्कृति है वो कमा के मुझे दे और सिर्फ मैं बैठ के खाऊं। लेकिन हमारे महापुरुष ये कहते हैं सब कमाएं, सब खाएं, कोई आराम से बैठ के ना खाए। जिसकी सत्ता होती है वो अपने बच्चों को ऐशो आराम कराने की सोचता है। श्रवण संस्कृति के लोग चाहते हैं कि इस देश में श्रवण संस्कृति लागू हो, सभी लोग कमाएं, खाएं, कोई किसी की लूट खसोट ना हो, बेईमानी ना हो। ब्राह्मणवादी जो परंपरा है, संस्कृति है, वो ये चाहती है कि इस देश में सिर्फ हमारे लोग बैठ के खाएं, बाकी सारे लोग गुलाम रहें, हमारे लिए कमाएं, हमारे लिए खाएं। ये इन 2 की लड़ाई है। वो अपना काम कर रहे हैं, आज वो सत्ता में है तो वो किसके लिए काम करेंगे? अपनी औलाद के लिए। जब हम सत्ता में होंगे तो हम किसके लिए काम करेंगे? हम भी अपनी संतान के लिए काम करेंगे, हम भी अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था सरकार में है तो ब्राह्मणवादी संस्कृति को पालने का काम कर रही है। जब हम इस सत्ता में होंगे तो हम बहुजनवादी संस्कृति, श्रवण संस्कृति को पालने की बात करेंगे। लेकिन हम न्यायकारी लोग हैं, हमने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया। और ब्राह्मण संस्कृति हमेशा अन्याय, ऊंच नीच, भेदभाव इसको सिखाती है। तो ये लड़ाई 2 संस्कृति की है। हमारी संस्कृति है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और ब्राह्मण संस्कृति है ब्राह्मण हिताय ब्राह्मण सुखाय, मतलब ब्राह्मण लोगों का, जो कुछ लोग हैं उन्हीं का भला हो, उन्हीं का अच्छा हो। ये नीति संस्कृति की लड़ाई है और इनका ये छोटा सा सूत्र है। तो जो आपकी जो सत्ता जब रही तो आपने सत्ता में वो परिवर्तन देखा, या मतलब सत्ता जब तक रही बहुजन समाज की तो उसमें परिवर्तन बहुजन समाज के लिए हुआ, कार्य हुए या नहीं हुए थे? देखिए, मान्यवर काशीराम जी चरित्रवान और त्यागी नेता थे। जब इस देश में, इस सूबे में, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में साहब काशीराम जी की सरकार बनी तो आप देख सकते हैं कि लोगों को साथ न्याय हुआ,
जो ज़मीन कभी वो देख नहीं सकते थे, सिर्फ नाम लिखा हुआ था कि ये ज़मीन फलां की है, लेकिन उस ज़मीन पर वो कदम नहीं रख सकता था। और जब बीएसपी की सरकार यहाँ बनी, साहब काशीराम ने सबसे पहले यही किया कि जो ज़मीन दबी हुई है उनको मिलनी चाहिए, मालिक होना चाहिए वो, और वही हुआ। तो जब इस देश में हमारी सरकार बनेगी, गरीब वंचितों का हक मिलेगा। ये ब्राह्मण संस्कृति या ब्राह्मण संस्कृति की सरकार नहीं है, ये बहुजनवादी श्रमण संस्कृति के लोगों की सरकार है। और जब इस देश में बनेगी, सभी लोगों का भला होगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का भला होगा। आप यहाँ पे खड़े हैं दलित प्रेरणा स्थल पर, और ये जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बना, तो यहाँ से बहुजन समाज में क्या संदेश जाता है, इसका क्या असर होता है जो इतना जो यहाँ पे जो ये आलीशान ये पार्क बना हुआ है? देखिए, यहाँ जो हाथी लगे हुए हैं, ये हाथी हमारी एक ऐसी संस्कृति का प्रतीक हैं कि जब बुद्ध पैदा भी नहीं हुए थे तो बुद्ध की माता ने एक सपना देखा कि एक सफ़ेद हाथी आता है, उनके पेट में घुस जाता है। तो सिद्धार्थ के पिताजी ने कहा, कुछ जो लोग होते हैं बताने वाले सपनों के बारे में, कि जी ये सपना देखा है तो इसका मतलब क्या होगा। ऐसे लोगों को बुलाया, पूछा कि भाई हमारी पत्नी ने सपना देखा है और उन्होंने देखा है कि सफ़ेद हाथी आया है, उनके पेट में घुस गया है। तो जो इस चीज़ को बताते हैं, उन लोगों ने कहा कि आपकी पत्नी एक ऐसे बेटे को जन्म देंगी जो इस देश को, इस कल्याण के लिए, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए रास्ता निकालेगा, ऐसे को उसको जन्म देगा। फिर बाबा साहब से पूछा, जब उन्होंने अपनी पार्टी का निशान हाथी रखा, तो बाबा साहब ने कहा कि मेरा समाज इस हाथी के समान है, और आप हाथी को देखते होंगे उसकी आँखें छोटी हैं, वो कभी ये नहीं देख पाता कि मैं कितना विशाल हूँ। इसी तरह इस बहुजन समाज को नहीं पता है कि हम कितने हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, हम कितनी ज़्यादा संख्या में हैं, लेकिन ये कभी राजा नहीं बन पाया। और जिस दिन इसके सामने शीशा रख दिया और शीशे में इसने देख लिया कि मेरा शरीर इतना बड़ा है, मैं तो सबको तोड़ फोड़ कर सकता हूँ, जिस दिन ये बहुजन समाज बन गया और इन्होंने ये बात समझ में आ गई, तो उस दिन ये यहाँ से जो मैंने बताई ना, जो दूसरी संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति है, उस संस्कृति को यहाँ से हटा देंगे, भगा देंगे। तो आप अपने जो गीत के माध्यम से, क्योंकि आप बहुजन सिंगर हैं, कुछ कहना चाहेंगे गीत के माध्यम से? जी चलिए, एक गीत आपको देता हूँ। हम राजनीति में काबिज ना होते, हम राजनीति में काबिज ना होते, साहब ना होते गर साहब ना होते। हम राजनीति में काबिज ना होते, साहब ना होते गर साहब ना होते। साहब का तो सुना होगा भाषण, SC ST करें यहाँ शासन। साहब का तो सुना होगा भाषण, SC ST करें यहाँ शासन। करके दिखाया यूपी में शासन, साहब ना होते गर साहब ना होते। हम राजनीति में काबिज ना होते, साहब ना होते गर साहब ना होते। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।